एटम दुनिया का सबसे छोटा कण। एटम इतना छोटा होता है कि इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यह हर पदार्थ, मैटर की बुनियादी इकाई है। लेकिन इस छोटे से कण के अंदर छुपा है एक पूरा संसार। परमाणु के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न सिर्फ इसकी संरचना को स्थिर बनाते हैं, बल्कि यह तय करते हैं कि हर पदार्थ कैसा होगा और कैसे व्यवहार करेगा। आइए आज हम इस छोटे से लेकिन जादुई कण की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे परमाणु ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे हवा, पानी, लकड़ी या आपकी किताबें, वो सब दरअसल एक छोटे से कण से बनी होती हैं? ये पार्टिकल इतना छोटा होता है कि इसे आप अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। इस कण को हम परमाणु कहते हैं। आज हम इस वीडियो में परमाणु की स्ट्रक्चर और इसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। प्राचीन समय में लगभग 2500 साल पहले महर्षि कर्णाद ने यह बताया कि हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। उनका मानना था कि ये कण अलग हो सकते हैं और फिर से जुड़ सकते हैं, जिससे नई चीजें बनती हैं। उस समय के लिए यह आइडिया विज्ञान और दर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सन 1803 में जॉन डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि हर सब्सटेंस परमाणुओं से बना होता है। एक ही एलिमेंट के परमाणु शेप, मास और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में अलग होते हैं। परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस की वैरायटी का रीजन है। लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये साबित किया कि परमाणु एक्चुअली इंडिविजिबल नहीं है। इसे और छोटे कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है। इस डिस्कवरी ने एटॉमिक थ्योरी को एक नई दिशा दी और साइंस की दुनिया में एक बड़ी रेवोल्यूशन ला दी। आगे के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि इन छोटे कणों की डिस्कवरी कैसे हुई और यह खोज क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी। ये टॉपिक न सिर्फ इंटरेस्टिंग है, बल्कि साइंस को समझने का एक नया नजरिया भी देता है। परमाणु 3 मुख्य कणों से मिलकर बना होता है। पहला कण इलेक्ट्रॉन है, जो ऋण आवेश वाला होता है और परमाणु के बाहर गोल गोल घूमता है। दूसरा कण प्रोटॉन है, जो धन आवेश प्लस वाला होता है और परमाणु के केंद्र यानी नाभिक में पाया जाता है। तीसरा कण न्यूट्रॉन है, जो किसी भी आवेश से रहित होता है और नाभिक में मौजूद रहता है। ये तीनों कण मिलकर परमाणु को उसकी स्थिरता और संरचना प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की। उन्होंने अपने प्रयोगों से यह साबित किया कि परमाणु के अंदर नकारात्मक चार्ज वाले छोटे कण होते हैं। इसके कुछ समय बाद गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, जो परमाणु के नाभिक में मौजूद धनात्मक चार्ज वाला कण है। आखिरकार 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन ऐसा कण है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, यानी यह आवेश रहित होता है। इन खोजों ने परमाणु की संरचना को समझने में विज्ञान की बहुत मदद की। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विपरीत चार्ज आपस में संतुलन बनाते हैं। इसी बैलेंस की वजह से परमाणु स्थिर रहता है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो पदार्थ की संरचना और उसकी स्थिरता पर असर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच बैलेंस न हो तो पदार्थ का व्यवहार और उसकी विशेषताएं पूरी तरह बदल सकती हैं। यह संतुलन ही परमाणु को उसकी कार्य क्षमता और अस्तित्व देता है। इस बैलेंस की वजह से ही इस ब्रह्मांड की संरचना इतनी स्थिर और विविधतापूर्ण है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल परमाणु की संरचना को समझने का सबसे पहला प्रयास थॉमसन ने किया। उन्होंने 1904 में एक मॉडल पेश किया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। थॉमसन ने परमाणु को एक तरबूज से तुलना की। उनके अनुसार तरबूज के काले बीज इलेक्ट्रॉन्स ऋण आवेशित कण को दर्शाते हैं, जबकि तरबूज का लाल भाग परमाणु के पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्से को। उनका मानना था कि परमाणु के भीतर धन और ऋण आवेश एक साथ मौजूद रहते हैं और यह संयोजन परमाणु को स्थिर बनाता है। हालांकि थॉमसन के मॉडल में कई कमियां थीं। वैज्ञानिक यह स्पष्ट नहीं कर सके कि धन और ऋण आवेश एक दूसरे को कैसे संतुलित करते हैं। इसके अलावा यह समझना भी मुश्किल था कि परमाणु की स्थिरता और उसकी कार्य प्रणाली वास्तव में कैसे काम करती है। इन सवालों ने थॉमसन के मॉडल को और अधिक जांचने और सुधारने के लिए प्रेरित किया। थॉमसन का यह प्रयास महत्वपूर्ण था
क्योंकि इसने परमाणु के अध्ययन की दिशा में पहला कदम रखा। हालांकि यह मॉडल पूरी तरह सही नहीं था, लेकिन इसने आगे के वैज्ञानिकों को परमाणु संरचना के गहन अध्ययन के लिए प्रेरित किया। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट थॉमसन के मॉडल की खामियों को दूर करने के लिए 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक इम्पोर्टेंट प्रयोग किया, जिसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बेहद पतली सोने की शीट पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। उन्होंने देखा कि अल्फा कणों का बिहेवियर काफी अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग था। प्रयोग के अवलोकन 1, अधिकांश अल्फा कण बिना किसी रुकावट के सोने की शीट से निकल गए। 2, कुछ कण शीट से टकराकर अलग अलग डायरेक्शंस में बिखर गए। 3, बेहद कम कण शीट से टकराकर वापस लौट आए। प्रमुख निष्कर्ष: इस प्रयोग से यह क्लियर हुआ कि 1, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एम्प्टी स्पेस है। अधिकांश अल्फा कणों का बिना टकराए निकल जाना यह दिखाता है कि परमाणु के अंदर काफी खाली जगह होती है। 2, परमाणु के केंद्र में एक घना नाभिक न्यूक्लियस होता है। कुछ कणों का टकराकर वापस लौटना इस बात का संकेत देता है कि नाभिक एक छोटा, ठोस और धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड भाग है। 3, इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। यह भी क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे परमाणु स्टेबल रहता है। महत्व और प्रभाव: रदरफोर्ड का यह प्रयोग साइंस में एक क्रांतिकारी खोज थी। इसने थॉमसन के मॉडल को खारिज किया और परमाणु के भीतर एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया। यह जानना कि परमाणु का अधिकतर हिस्सा खाली है और नाभिक इतना छोटा लेकिन शक्तिशाली है, साइंस के लिए एक बड़ी डिस्कवरी थी। यह प्रयोग आगे के साइंटिस्ट्स के लिए इंस्पिरेशन बना और परमाणु की स्ट्रक्चर को बेहतर समझने का रास्ता खोला। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारे चारों ओर की हर चीज, चाहे वह सॉलिड हो या लिक्विड, परमाणु के इन छोटे छोटे कणों के अद्भुत संतुलन पर बेस्ड है। अब बात करते हैं नील्स बोर्स मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में नील्स बोर ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक नया मॉडल दिया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षाओं को उन्होंने K, L, M, N नाम दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि हर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसे एक सूत्र 2n वर्ग से गणना किया जा सकता है, जहां n कक्षा का नंबर है। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या: पहली कक्षा K, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। दूसरी कक्षा L, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तीसरी कक्षा M, इसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। चौथी कक्षा N, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बोर का सोलर सिस्टम मॉडल: बोर ने परमाणु को सोलर सिस्टम की तरह तुलना की। उनके हिसाब से जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर अपनी स्थिर कक्षाओं में घूमते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे जैसे कक्षा नाभिक से दूर होती जाती है, नाभिक का आकर्षण उस इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है। महत्व और प्रभाव: नील्स बोर का यह मॉडल परमाणु की संरचना को समझने में एक क्रांतिकारी कदम था। इसने परमाणु के व्यवहार को विस्तार से समझाया और आधुनिक विज्ञान को एक मजबूत आधार दिया। आज भी यह मॉडल विज्ञान में परमाणु संरचना को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल विज्ञान की दिशा में एक अहम कदम। पीरियोडिक टेबल, जिसे हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, विज्ञान की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। दिमित्री मंडलीफ ने 1869 में इसे विकसित किया और सभी तत्वों को एक सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने का समाधान दिया। उन्होंने परमाणु क्रमांक और गुणों के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में पीरियोडिक टेबल में खाली स्थान नए तत्वों की खोज से भर जाएंगे। आज उनकी यह बात सही साबित हुई है, क्योंकि अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल की संरचना कैसे हुई? क्या आप जानते हैं कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में हर तत्व को उसके परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक, यह परमाणु में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या दिखाता है। परमाणु द्रव्यमान, यह प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कुल भार का योग होता है। बाद में हेनरी मोसले ने मंडलीफ के मॉडल को सुधारा और एक परिष्कृत आधुनिक पीरियोडिक टेबल पेश की। यह पीरियोडिक टेबल न केवल तत्वों की विशेषताओं को समझने में सहायक है,
बल्कि उनके रासायनिक व्यवहार को भी भविष्यवाणी करने में मदद करती है। आज का परिदृश्य। आज हमारे पास 118 तत्वों का डेटाबेस है। इनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ कृत्रिम रूप से संश्लेषित। यह पीरियोडिक टेबल हमें समझने में मदद करती है कि ये तत्व आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कैसे यौगिकों का निर्माण करते हैं। विज्ञान के लिए इसका महत्व। आवर्त पीरियोडिक टेबल ने रसायन विज्ञान को एक संगठित और समझने में आसान प्रणाली दी। यह सिर्फ रसायन विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि भौतिकी और जैव विज्ञान के लिए भी एक आधारशिला है। बिना पीरियोडिक टेबल के एमएससी, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में काम करना बहुत मुश्किल होता। यह न केवल हमें तत्वों को समझने में मदद करती है, बल्कि उनके उपयोग और अनुप्रयोगों को भी समझाती है। पीरियोडिक टेबल विज्ञान की दुनिया का वो उपकरण है जिसने हमें इस ब्रह्मांड की जटिलता को सरलता से समझने का तरीका दिया है। बात करते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। समस्थानिक। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तत्व के अलग अलग प्रकार कैसे हो सकते हैं? इसे समझने के लिए समस्थानिक का अवधारणा आया। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। ट्रिटियम, इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इन समस्थानिकों का रासायनिक व्यवहार समान होता है, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग होते हैं। इनका उपयोग विज्ञान में ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में होता है। संभारिक। क्या यह संभव है कि 2 अलग अलग तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान हो, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक अलग हो? हाँ, यह संभव है और इसे हम संभारिक कहते हैं। उदाहरण, कार्बन 14, इसमें 6 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन 14, इसमें 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इन दोनों का परमाणु भार 14 है, लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग हैं। संभारिक यह समझने में मदद करते हैं कि भले ही 2 तत्व दिखने में समान लगें, उनके गुण अलग हो सकते हैं। आपने अब तक सीखा परमाणु की संरचना क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन से कण होते हैं, वैज्ञानिकों ने इसे कैसे समझा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे के वीडियोस में आप जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे निकाला जाता है और यह तत्वों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। Easy and fun ways to memorize the periodic table। परमाणु यौगिक कैसे बनाते हैं और यह प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है, तो IMTS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी विषय पर और जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Stay tuned with IMTS for more engaging and informative content।